ठीक है, तो आज देखिए आप यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो है आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, एक तो हमें प्रॉप्स को अंडरस्टैंड करना है फिर से। एक तो हमें प्रॉप्स अंडरस्टैंड करना है, दूसरा हमें देखना है कि हम यहाँ से एपीआईज़ को कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से एपीआईज़ को कैसे कॉल करेंगे सो दैट हम या तो किसी थर्ड पार्टी बैकएंड सर्वर को कॉल करें या तो हम अपने ही किसी सर्वर को जो है कॉल करें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डेवलपमेंट सर्वर जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर npm start। ठीक है, npm start, और आप देखेंगे कि ये खुद से जो है क्रोम में स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी आपने इसमें बनाया होगा वो यहाँ पर दिखेगा। कल आपने इसमें एक नैवर बनाया था, एक फुटर बनाया था और एक बीच में मेन था। चलो ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक रजिस्टर पेज बनाते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर पेज बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि रजिस्टर कैसे होगा। ठीक है, चेक करो। और हमें यहाँ पर आज हुक्स भी पढ़ने हैं, हुक्स भी हमें पढ़ने होंगे, तो आप चेक करें, अच्छे से देख लीजिए आप। अब हम कंपोनेंट्स में जाके सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, उसका नाम रखेंगे रजिस्टर। क्या नाम रखेंगे? register.jsx, register.jsx। और यहाँ पर क्या करोगे आप? RFCE। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आप एक रजिस्टर पेज बनाओ। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक रजिस्टर पेज बनाएंगे और देन आपको पता ही है कि app.jsx में जाके आप वहाँ पर उसके लिए एक राउट भी बनाओगे। ठीक है, तो मान लो अगर मैं राउट ही पहले बना लूँ तो राउट, ठीक है, पाथ, ठीक है, ये आ जाएगा खुद से, ये वैसे भी नहीं चलेगा। तो राउट पाथ इज इक्वल टू स्लैश मान लो यूज़र स्लैश रजिस्टर। ठीक है, ऐसे हमने पाथ बनाया क्योंकि ये हमारा ये हो गया स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर। बताओ आप इस पर अगर जाओगे तो कौन सा एलिमेंट दिखाओगे? ठीक है, तो आपने दिखाना है इस पर एक रजिस्टर। ठीक है, तो हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि जो भी JSX होते हैं, जितने भी ये कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल में लिखने होते हैं। ठीक है, इसको बंद कर दें और यहाँ पर आप अपने राउट को भी बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि राउट एक क्लोजिंग टैग होता है, तो राउट को भी बंद कर लिया। अब आपको पता है कि कोई भी अगर इस पाथ पे जाएगा यूज़र स्लैश रजिस्टर पे, तो वो रजिस्टर पेज पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्या ये चलेगा। हाँ देखो, स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर। ठीक है, ओके। अब देखो हम रजिस्टर पेज पे तो पहुंच गए, लेकिन एक चीज़ है, ये जो सारे के सारे राउट्स है ना, ये मेन नाम के डिव के अंदर है। मेन नाम के डिव पे हमने कल क्या किया था? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, जिसकी वजह से वो सेंटर हो गया था पूरा डिव। हाँ हाँ, ये पहले से फिक्स होता है। ठीक है, ये पहले से ही फिक्स होता है, हम किसी 3000 पे ही चलेगा। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक करें। अब सबसे पहले मैं उस ग्लोबल CSS में वो सारी चीज़ें हटा देता हूँ, क्योंकि मेन पर मुझे मिनिमम हाइट 90 VH करनी है, लेकिन ये बाकी सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्प्ले फ्लेक्स, फॉन्ट साइज यहाँ पर चेंज मत करो। ठीक है, तो इससे हमारा रजिस्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये रजिस्टर होगा, ठीक है, जो ये रजिस्टर है, रजिस्टर की अपनी CSS फाइल, तो भाई हो गई रजिस्टर की CSS फाइल, और यही CSS फाइल आप इसके साथ इंपोर्ट कर दो, मतलब इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इंपोर्ट, ठीक है, डॉट स्लैश रजिस्टर, नाम सही से लिख लेना। ठीक है, डॉट CSS। तो चलो रजिस्टर भी इसके साथ हो गया। अब इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसमें लिखना शुरू कर देंगे, किसको? मतलब जो हमारा जो फॉर्म का ये है, जो मतलब फॉर्म का HTML सिंटैक्स है। देखो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि मतलब एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी HTML के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रजिस्टर जो है वो आप इस तरह से देखिए। अब सबसे पहले ये जो एक डिव है, इस मेन डिव का नाम ही मैं रखूँगा क्लास नेम रजिस्टर। ठीक है, सो दैट आप इसके ऊपर क्या कर सको, आप इसके ऊपर CSS लगा सको। और रजिस्टर के अंदर हम एक मान लो एक फॉर्म बनाएंगे फ़िलहाल। ठीक है, और फॉर्म का जो है, फॉर्म के हम बनाएंगे एक तो या तो लेबल्स। ठीक है, ऐसे लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेबल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट असल में हमें है कि जो बंदा अपना नाम लिखेगा, तो हमें चाहिए इनपुट, है ना। तो आप इनपुट जो है, इनपुट टैग बना लो। अब इनपुट टैग जो है वो भी यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग ही होता है। और इनपुट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं भाई? प्लेस होल्डर, जहाँ पर आप लिखेंगे एंटर
ठीक है, एंटर योर नेम, हाँ एंटर योर यूज़र नेम, ऐसे एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है, या सिंपली लिखो यूर लिखने की ज़रूरत नहीं, एंटर यूज़र नेम, ठीक है। और इससे बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक आप टाइप मेंशन कर सकते हो। वैसे भी टाइप अगर आप मेंशन नहीं भी करोगे तो टाइप बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इतना लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी इसी इनपुट में आप एक और चीज़ करोगे, दो चीज़ें और, ठीक है। तो मुझे चाहिए एक तो यूज़र नेम, दूसरा मुझे ईमेल चाहिए। और देखो ये जो आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, ईमेल, और टाइप इसकी क्या होगी, टाइप इसकी ईमेल, और उसके बाद आपका यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, और उसका टाइप क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है। एक बटन आप बनाओगे, ठीक है, बटन के ऊपर आप लिखोगे मान लो रजिस्टर, ठीक है, बस इतना ही है। अब देखो क्या होता है कि फॉर्म के अंदर जो बटन होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप सबमिट होती है, तो आपको कोई मतलब खुद से सबमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट होता है, ठीक है, यानी कि फॉर्म को जब आप पोस्ट करते हो, फॉर्म को पोस्ट करने के दो मेथड है, एक तो खुद उसका पोस्ट मेथड ही नाम है, मान लो आप ऐसे देख लो, फॉर्म के होते हैं ऐसे मेथड, मेथड क्या क्या हो सकता है, या तो गेट या तो मेथड हो सकता है पोस्ट। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है, मान लो अगर मेंशन नहीं किया है, तो आप याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका मेथड गेट होता है, ठीक है। तो फॉर्म का मेथड गेट होता है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते थे एक्शन, ठीक है, एक्शन, यानी कि जब मैं इसको सबमिट करूँ तो ये कौन से राउट पे जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैकएंड जो है ना वो अलग ही जगह पे लिखा है, तो हमें मेथड और ये एक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि ये आ गया, हाँ देखो यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड ये आ गया। बाद में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की। फिलहाल हम चेक करेंगे कि हमें और क्या क्या काम करना है। देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, आज हम इसमें पढ़ेंगे यूज़ स्टेट हुक। क्या पढ़ेंगे, यूज़ स्टेट हुक। अब देखो यूज़ स्टेट हुक हम कैसे लिखते हैं, लाइक हम लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे यूज़र नेम, क्या लिखेंगे यूज़र नेम, और कॉमा लगा के लिखूंगा मैं सेट यूज़र नेम। पहले इसका सिंटेक्स आप देख लो, बाद में मैं इसको समझाता हूँ। यूज़र नेम सेट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़ स्टेट। देखो यूज़ स्टेट जो है ना उसको कॉल किया। अब यूज़ स्टेट कहाँ से आता है, देखो यूज़ स्टेट रिएक्ट लाइब्रेरी से आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट से, और साथ ही में हमने क्या इंपोर्ट किया, यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट क्या है, हुक है। तो यहाँ पर रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब सिंपल है, यूज़ स्टेट एक फंक्शन है मान लो, ठीक है, जो हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ पर, रिएक्ट में, सिंपल। अब यूज़र नेम जो है वो एक वेरिएबल है। यूज़र नेम क्या है, वेरिएबल। थोड़ा सा सिंटेक्स लिखने में डिफरेंट है, आपने जावास्क्रिप्ट में इस तरह का सिंटेक्स नहीं लिखा होगा। अगर आपने लिखा भी होगा कांस्टेंट यूज़र नेम, तो आपने सीधे लिखा होगा कांस्टेंट यूज़र नेम इज इक्वल टू समथिंग। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा कांस्टेंट यूज़र नेम कॉमा सेट यूज़र नेम और यूज़ स्टेट। और जो यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इरफान, ठीक है, यूसुफ, तो आप देखोगे इसका मतलब यूज़र नेम यही होगा, ठीक है, यानी कि यूज़र नेम की वैल्यू क्या है, इरफान यूसुफ। सेट यूज़र नेम एक फंक्शन है। तो यूज़ स्टेट हुक के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है मतलब ये वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। और ये जो सेट यूज़र नेम है, सेट यूज़र नेम इज़ अ फंक्शन। सेट यूज़र नेम क्या है, फंक्शन, जिसकी मदद से आप यूज़र नेम को बदल सकते हो, जिसकी मदद से आप यूज़र नेम की स्टेट को बदल सकते हो। यानी कि इन केस अगर आपको यूज़र नेम की स्टेट को बदलना है, आपने यूज़र नेम चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेट यूज़र नेम की मदद से कर सकते हो। तो मैं आपको इस तरह से दिखाऊं फिलहाल। चलो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है ना, तो वैल्यू इज इक्वल टू, देखो इसमें करली ब्रेसेस आ गए, तो करली ब्रेसेस के बीच में जो भी आप लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट है। जब भी रिटर्न आप कुछ कर रहे हो, रिटर्न हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट फंक्शन के अंदर हम रिटर्न क्या करते हैं, HTML। अब HTML के अंदर आप कुछ भी रिटर्न करो, लेकिन अगर आपने कहीं पे करली ब्रेसेस लिखे तो वहाँ पर आप वेरिएबल्स लिख सकते हो, यानी कि वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब वैल्यू इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के बीच में आप लिखो यूज़र नेम ऐसे। तो बताओ इस यूज़र नेम की वैल्यू क्या होगी, इस यानी कि ये जो ये वाला इनपुट है इसकी वैल्यू क्या होगी, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम है इरफान। तो आप चेक करो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा स्क्रीन जो है ना थोड़ा इधर चली गई है, ओके। लेकिन आप चेक करो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहीं पे, ओके।
यहाँ पर ये सेव करके आप चेक करो, मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। देखो भाई है, हाँ इसका मतलब मैंने जो है ना यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे रखेंगे हम, और कोड को हम थोड़ा इधर लाएंगे, ठीक है, इस साइड से। ओके, तो दो हिस्से कर दिए मैंने इसके। अब चेक करो, आप देखो यहाँ पर, आप देखो यूज़र नेम, ठीक है, और सेट यूज़र नेम। तो यूज़र नेम की वैल्यू क्या है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इसकी स्टेट हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि इसकी स्टेट है, यानी कि जो करंट वैल्यू है ना किसी भी वेरिएबल की, जो करंट वैल्यू है वो क्या हो गई, इसकी स्टेट। अब मुझे स्टेट को अपडेट करना है, ठीक है, तो वो मैं किस बात से करूँगा, वो मैं सेट यूज़र नेम से करूँगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट पहले से तो फॉर्म में इरफान यूसुफ लिख के नहीं आएगा ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे यूज़र नेम ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे, इसी तरह से मुझे 3 यूज स्टेट हुक्स बनाने पड़ेंगे। बाद में आप सीखोगे इनको, आप शॉर्टकट में भी बना सकते हो। तो सेट ईमेल, हाँ तो ठीक है, मैंने लिखा सेट ईमेल इज इक्वल टू, ये भी क्या है, ये भी एक यूज स्टेट हुक ही होगा। तो यूज स्टेट हुक, इसको भी आप रख लो एम्प्टी, और इस तरह से आप एक और हुक बना लो कांस्टेंट पासवर्ड के लिए, कांस्टेंट पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड, ठीक है, सेट पासवर्ड इज, अभी हमने सेट पढ़ा, हाँ कुछ और लिखो आपको क्यों अभी तक ये चीज़ नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये ज़रूरी नहीं है, नहीं ये वो नहीं है, मैं उस वक्त मेंशन करूँगा, ठीक है। अभी आप चेक करें, यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड, सेट यूज़र नेम सेट ईमेल एंड सेट पासवर्ड। मैंने जितना इन्फॉर्मेशन अभी इनपुट आपको दिया ना, आप उतना ही अभी दिमाग में अंदर भर लो, ठीक है। यूज़र नेम इज़ अ वेरिएबल, सेट यूज़र नेम इज़ अ फंक्शन। यूज़र नेम के अंदर जो भी चीज़ रखोगे आप, वो स्टेट है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ दिमाग में रख सकते हो ना याद, तो मतलब आपको लगभग मतलब आधा रिएक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यही वैल्यूज़ में यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मतलब यही वैल्यूज़ में इसको दे देता हूँ। लाइक मैंने इसको वैल्यू दे दी, ठीक है। इसको क्या वैल्यू दूंगा मैं, इसको देंगे वैल्यू ईमेल, ठीक है, चलो भाई इसकी वैल्यू हो गई। और इसी तरह से इसकी भी वैल्यू हो गई, वैल्यू इज इक्वल टू पासवर्ड। ओके, तो सही है। तो मेरे फॉर्म के अंदर अभी यहाँ पर जो है वो है यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड। देखो अगर आप कोशिश करोगे आप इसको लिखने की, ये कोई भी कीबोर्ड इनपुट नहीं ले रहा मत, क्योंकि इसके वैल्यूज़ है ना हार्ड कोडेड है। इन इनपुट्स के वैल्यू क्या है, हार्ड कोडेड। आप इसको बोल रहे हो कि नहीं वैल्यू तो इसकी यूज़र नेम है, आप इसको बोल रहे हो कि नहीं वैल्यू तो ईमेल है, वैल्यू तो पासवर्ड है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। आप लिखना भी चाहो यहाँ पर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आपने इसकी स्टेट को अपडेट करना है ना, देन यू हैव टू यूज दीज फंक्शंस, सेट यूजर नेम सेट ईमेल एंड सेट पासवर्ड। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो मैं इसको वापस से बड़ा कर लेता हूँ, चेक करो आप। हम क्या करेंगे, हमको हर किसी इनपुट पर एक सिंथेटिक इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सिंथेटिक इवेंट लिस्नर आप लगा दो। तो सिंथेटिक इवेंट लिस्नर मतलब वो क्या होता है भाई, आप इस पे लगा दो ऑन चेंज। क्या लगा दो, ऑन चेंज। अब होता है ना ऐसा, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, है ना, ऑन सबमिट, ये सब चीज़ें होती है ना। लेकिन ऑन चेंज जब आप इसको लगाते हो, ये इसने लिखा ऑन चेंज इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस के अंदर मैंने पहले ही कहा कि दैट यू कैन राइट ए फंक्शन। तो आप एक एरो फंक्शन लिखो यहाँ पर ऐसे, विच इम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस। तो मैंने एक एरो फंक्शन लिखा वहाँ पर। अब उस फंक्शन में आप एक इवेंट ले लो, ई, यानी कि आपने उस फंक्शन के अंदर एक ई पैरामीटर ले लिया, मान लो इवेंट, ई फॉर इवेंट, और फिर आप करते हो सेट यूजर नेम को कॉल। सेट यूजर नेम क्या है, सेट यूजर नेम एक फंक्शन है, वो ऊपर बना के है सेट यूजर नेम फंक्शन, ठीक है। वो पहले से ही बना के रखा है, रिएक्ट वालों ने वो पहले से बना के रखा है, और मैंने उसका नाम रखा है सेट यूजर नेम। आप चाहो कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अलबत्ता अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि मतलब सेट हम इसलिए लगाते हैं इसके साथ सो दैट ये डिफरेंशिएट हो जाए, यूजर नेम सेट यूजर नेम, ईमेल सेट ईमेल, पासवर्ड सेट, आप कुछ और भी लगता हो, आप पुट लिख दो, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेट यूजर नेम को कॉल किया, तो मैंने फंक्शन जो है ना, फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रही है, तो मतलब बनाई है ऊपर, लेकिन कॉल यहाँ पर हो रही, और मैं इसको लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ठीक है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ कि देखो जब भी कोई चेंज करता है इस इनपुट को, ठीक है, जब भी कोई इस इनपुट को चेंज करेगा तो आप एक ऑन चेंज फंक्शन चला लो, ठीक है, एक ऑन चेंज फंक्शन चला लो, और उसमें आप उस फंक्शन में आप सेट यूजर नेम की मदद से ई डॉट, यानी कि आप सेट यूजर नेम में डाल दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब उससे होगा क्या, उससे यूजर नेम की स्टेट अपडेट हो जाएगी, यानी कि वट एवर जो भी यूजर लिखेगा
वट जो भी यूज़र किस में लिखेगा, इनपुट में, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, यूज़र नेम की, वही यूज़र नेम की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप सेट यूज़र नेम की कोई अपनी स्टेट नहीं है, सेट यूज़र नेम एक फंक्शन है जिस फंक्शन की मदद से आप यूज़र नेम की स्टेट को अपडेट करते हो। तो अगर मैंने लिखा सेट यूज़र नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ठीक है ना, इससे क्या होगा कि इससे यूज़र नेम की स्टेट अपडेट हो जाएगी। और किस से अपडेट हो जाएगी, जो वटेवर जो आप इसमें लिखोगे। लाइक अगर मैंने इसमें लिखा ये, तो बताओ यूज़र नेम क्या होगा, यूज़र नेम यही है। ठीक है, आया समझ। तो ये इससे पहले आपने देखो ईमेल तो अभी भी बंद है, पासवर्ड अभी भी मतलब हम इसमें लिख ही नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ को सिंथेटिकली मतलब एक तरह से हार्ड कोड कर दिया हमने इनकी वैल्यूज़ को। अब हमें क्या करना है, हमने बाज़ाब्ता यहाँ पर भी एक फंक्शन लगानी है ऑन चेंज। ठीक है, हम यहाँ पर भी उसको बोलेंगे कि देखो जब चेंज होगा, ठीक है, ओके, आप क्या करोगे, आप इसी तरह से एक फंक्शन चला लोगे, उसमें आप लिखोगे ई और आप इसको लिखोगे सेट ईमेल। यहाँ पर किस फंक्शन को कॉल करेंगे, सेट ईमेल को, और हम इसको बोलेंगे कि देखो ई डॉट टारगेट डॉट। अब आप बोलोगे कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है। देखो ये क्या है कि जब भी आप ऑन चेंज फंक्शन चलाते हो, यानी कि आप इसको बोलते हो कि ये जो ये इनपुट है ना, दिस इनपुट इज द टारगेट। क्या है, ये इनपुट टारगेट है। आप इसको लिखते हो कि जब भी वो इस इनपुट को कोई चेंज करने की कोशिश करेगा, वटेवर जो इस इनपुट में लिखोगे उसकी वैल्यू, वटेवर जो इस इनपुट में लिखा जाएगा, टारगेट इनपुट के अंदर जो भी लिखा जाएगा उसकी वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई क्या है, ई पैराम है। तो आप इसको बोल रहे हो कि जो ये इनपुट है ना, जिस इनपुट के पास ये इवेंट ट्रिगर हुआ, इवेंट ट्रिगर होना का क्या होता है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो उसका मतलब ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर हो गया। इसी तरह से अगर मैं इंटर ईमेल पे ऐसे क्लिक कर लूँ, तो इट मीन्स कि आई एम ट्राइंग टू चेंज इट, है ना। तो जब आप ऑन चेंज क्या है कि जब भी आप किसी इनपुट को चेंज करने की कोशिश करोगे, जैसे ही ये ट्रिगर होगा, ठीक है, जैसे ही इवेंट ट्रिगर होगा, तो वटेवर जो भी कीबोर्ड से इसमें लिखा जाएगा, टारगेट इनपुट के अंदर जो भी कीबोर्ड से लिखा जाएगा वो वैल्यू हमें चाहिए। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरह से पासवर्ड का भी देख लेते हैं, पासवर्ड में भी लगा देते हैं ऑन चेंज फंक्शन। ठीक है, ऑन चेंज फंक्शन बिल्कुल करली ब्रेसेस में इस तरह से पैरेंथेसिस, ठीक है, हाँ पैरेंथेसिस अप्लाइज टू करली ब्रेसेस। तो ये पासवर्ड हो गया। तो ई सेट पासवर्ड को भी क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि वटेवर जो इस इनपुट में यूजर लिखेगा वही वैल्यू। ठीक है, तो टारगेट इनपुट के ऊपर जो भी लिखोगे कीबोर्ड की मदद से वो उसकी वैल्यू। तो ये तीनों हो गए। अब आप चेक करो, अब हम तीनों में यूज़र नेम, इसमें ईमेल और इसमें पासवर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने किसकी मदद से किया, यूज स्टेट हुक्स की मदद से। ठीक है, देखो यूज स्टेट हुक की मदद से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ये तो उसमें से उन सारी चीज़ों में से ये एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, तो मैंने इसको फिलहाल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो रजिस्टर फॉर्म में इनपुट्स है और इनपुट के ऊपर प्लेस होल्डर, टाइप, वैल्यू, ऑन चेंज। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें आप लगा सकते हो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब तक ये फॉर्म आप भरोगे नहीं तब तक सबमिट नहीं होगा, लेकिन हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि देखो ये रजिस्टर जो है ना, अगर इस रजिस्टर बटन पर किसी ने क्लिक किया, ऑन क्लिक, तो इस पर हम क्लिक फंक्शन लगाएंगे, ऑन क्लिक। अगर किसी ने इस पर ऑन क्लिक किया तो आप हैंडल रजिस्टर नाम का एक फंक्शन चला लो। आप क्या कर लो, एक हैंडल, आप एक वेरिएबल है हैंडल रजिस्टर, वो उसमें जो होगा वो देख लेना। देखो अगर मैं इसको ऐसे ही सेव कर दूं तो ये एरर दे देगा, बोलेगा कि हैंडल रजिस्टर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब ये हैंडल रजिस्टर आप कहाँ पे बनाओगे, रिटर्न से पहले, यानी कि जहाँ पर आपने हुक्स बनाए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस तरह से कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या नाम है इसका, हैंडल रजिस्टर, एग्जैक्टली हैंडल रजिस्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक फंक्शन होगी, हैंडल रजिस्टर एक एरो फंक्शन होगी, पैरेंथेसिस विच इम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस, और इसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये देखो आप कहाँ पर कर रहे हो, ये फ्रंट एंड में है, या आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो यहाँ पर भी ट्राई कैच लिख सकते हैं। कैच में आप इसको बोलोगे कि ठीक है भाई कंसोल डॉट एरर कर लेना। ठीक है, कंसोल डॉट एरर करना, सो दैट आप अपने मतलब डीबगिंग पर्पस के लिए देख सको अगर इनकेस हैंडल रजिस्टर फेल हो जाए। और दूसरा आप इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाओगे। तो ठीक है, हम फ्रंट एंड में एसिंक्रोनस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, फ्रंट एंड में भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है। तो हम चाहते हैं कि इस एसिंक्रोनसली जो है ये हैंडल रजिस्टर जो है ये एसिंक्रोनसली चले। तो अब ट्राई में क्या करोगे, देखो ट्राई में
यहाँ पर आपको देखना है कि ट्राई में क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आप चेक करो, मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log, ठीक है, समथिंग, मैंने ऐसे ही लिखा समथिंग, ठीक है, ठीक है, ओके। देखते हैं पहले कि ये होगा कि नहीं, चेक करते हैं। देखो अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और F12 प्रेस करें आप, F12 प्रेस करें, यहाँ पर हम कंसोल देखते हैं, फिर से रजिस्टर क्लिक करते हैं, देखो ये दिखा रहा है समथिंग, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इसके बाद कहाँ कहाँ गया, है ना, इसका मतलब ये कहीं जा रहा है, इसके बाद समथिंग आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये मतलब ये कुछ सेकंड के लिए आता है, उसके बाद गया, माइक्रो सेकंड्स में ही चला गया। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो ये बटन है ना, इस बटन के ऊपर दो चीज़ें अभी लगी हुई हैं। एक तो ऑन क्लिक से हैंडल रजिस्टर हो रहा है, और इसकी जो बाज़ाब्ता खुद जो इसकी टाइप सबमिट है ना, उसकी वजह से ये फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा है। किस पर? एक मतलब एक ऐसे ही मतलब स्लैश राउट पर आप समझ लो, मतलब क्वेश्चन मार्क पर ये कोशिश करा 3000 यूज़र रजिस्टर के ऊपर इसको सबमिट करने की, लेकिन वो होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये जो फॉर्म की जो मेथड है ना वो गेट है, और ये जो बटन की टाइप है ना वो सबमिट है, तो मुझे उसको बदलना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि देखो भाई हैंडल रजिस्टर, तुम भी एक पैरामीटर ले लेना ई क्या होता है? इवेंट, यानी कि जब भी आप इस बटन को कोई क्लिक करेगा, यानी कि जब भी एक हैंडल रजिस्टर फंक्शन इन्वोक होगी, इन्वोक कब होगी? जब बटन के ऊपर क्लिक होगा, है ना। तो आप करना काम e.prevent default, क्या करना? a.prevent default, जितने भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स है ना उनको आप प्रिवेंट कर दो, ठीक है। e.default को आप ऐसे कॉल करो, e.prevent default, सेव कर दिया। अब हमें देखना है कि ये अब नहीं होना चाहिए। चलो इसको, ये जो है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं हटा देता हूँ, देखो सही है ना। अब अगर मैं रजिस्टर करूँगा, ये अब इसी पेज पे रहना चाहिए, ये खुद से ये रिफ्रेश नहीं करना चाहिए। तो मैंने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के देखो समथिंग आ गया, अब ये किसी क्वेश्चन मार्क पे भी नहीं गया। इट मीन्स अब हैंडल रजिस्टर पर जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो जो फॉर्म के जो भी अपने बिहेवियर है ना, जो भी अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने रोक दिया। तो e.prevent default, यानी कि ये एक फंक्शन है, इसमें भी आपने एक इन इवेंट लिस्टर ले लिया, पैराम के तौर पर आपने ले लिया। क्या होता है? इवेंट, यानी व्हेनेवर हैंडल रजिस्टर इज क्लिक्ड, वो जो इवेंट होता है उस इवेंट के जितने भी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ है, जितने भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स हैं, उनको प्रिवेंट कर दो। e.prevent default, बाद में आप करना console.log समथिंग। इससे क्या होगा कि फॉर्म का मेथड अब गेट नहीं है, और इस बटन की टाइप अब सबमिट नहीं है। फॉर्म का मेथड गेट नहीं है और बटन की टाइप सबमिट नहीं है, क्योंकि जितने भी फॉर्म के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो मैंने इससे ठीक कर दिए, ठीक है। अब चेक करो आगे क्या करना है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से हैंडल रजिस्टर करने के टाइम console.log तो करना नहीं है, हमें बाज़ाबिता यहाँ पर इस चीज़ को उठा के, यानी कि जो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड है, इन चीज़ों को उठा के मुझे सेंड करना है कहाँ पर? बैकएंड को। तो हाँ, यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा हमारा जो है, अब हमारा बैकएंड भी आ जाएगा। इट मीन्स अब हमें बैकएंड को भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बैकएंड को भी ओपन विद विजुअल कोड कर देते हैं। अब हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स चलेंगे एक साथ में, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा बैकएंड है, इसको स्टार्ट करने के लिए यू विल डू npm run dev। तो यहाँ पर आपका जो है बैकएंड सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो npm run dev, अब चेक करो, ये सर्वर जो है ना, ये हमने 4000 पोर्ट पे शुरू किया है, ठीक है, और जो हमारा फ्रंट एंड है वो 3000 पोर्ट पे शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, ऐसी बात आप समझ लो, ये हर किसी कंप्यूटर के पास बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, और हर कोई पोर्ट डिजिग्नेटेड होता है किसी एक खास सर्विस के रिलेटेड। जैसे 3306 जिस पर मान लो आप SQL डेटाबेसेस चलती हैं, इसी तरह से 3000, 4000, मतलब हर किसी चीज़ का जो भी सर्वर आपके कंप्यूटर पे चल रहा होगा, जो भी ट्रांसमिशन, यानी कि जो भी ट्रैफिक इनबाउंड एंड आउटबाउंड, यानी कि जो ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है और जो ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है, दोनों ही ट्रैफिक जो है ना वो कहाँ से मतलब गुजरते हैं, वो पोर्ट से गुजरते हैं। तो पोर्ट आप ऐसे समझ लो एक खिड़की है जहाँ से आवन जावन होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट, जैसे हम दरवाजे से अंदर बाहर जाते हैं। अब आप ऐसा समझ लो एक बैंक है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप एक बैंक समझ लो। बैंक में यहाँ पर एक खिड़की है, आप मतलब इमेजिन करो एक रूम है, उसमें एक खिड़की है, और सारे लोग जो है ना चेक देते हैं और पैसा, हम वो वाला चेक देते हैं और यहाँ से पैसे ले जाते हैं, ठीक है। अब इसी बैंक में मतलब इसी कमरे को मान लो पीछे से कोई एक और दरवाज़ा है, वहाँ पर सिक्योरिटी लगी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हैकर्स वहाँ से आ जाए, मतलब चोर वहाँ से आ जाए पीछे वाले दरवाजे से, और वहाँ पर जो चेक रिसीव करता है ना उसको कुछ करेंगे और पैसे भाग
है ना, तो चोरों का काम ही होता है उसको मार देंगे तो मतलब पैसे ले गए। इसका मतलब ये जो है ना, इसको हम एक तरह से बोलेंगे बैकडोर एंट्री, है ना। ये एक तरह से मतलब एक और दरवाज़ा था जहाँ से इन्होंने एंट्री मारी। इसी तरह से जो हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, ऐसा हो सकता है कि दैट अगर आपको 3000 पोर्ट का डेटा चाहिए तो आप 4000 पोर्ट से घुस जाओ एंड फिर आप इंटरनली जो है ना डेटा चोरी कर लो। तो हैकर्स ऐसा करते हैं कि अगर इनको लगता है कि दैट 3000 पोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी है, चलो 4000 पोर्ट से घुसते हैं। ये क्या है कि आप ऐसा मान लो एक बड़ा शहर है और उस शहर में घुसने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर लगता है कि 3000 मतलब 3000 दरवाजे पे बहुत ज़्यादा पुलिस लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा दरवाज़ा ढूंढ लेंगे। अब क्या करना होता है कि इंटरनली भी हमें इसको सिक्योरिटी को बढ़ाना होता है। तो आप चेक करो, बिकॉज हमने यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी जिसका नाम था कोरस। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो आप कहाँ से कॉल कर रहे हो, 3000 पोर्ट से, और कॉल हो कहाँ पे रखा है, 4000 पोर्ट पे। तो इंटरनली इनके बीच का जो ट्रैफिक है ना, इसको भी आपने सिक्योर करना है, क्योंकि ये एक ही सर्वर पे है ना, एक ही कंप्यूटर पे है। एक ही कंप्यूटर के 3000 और 4000 पोर्ट के ऊपर आप ये कर रहे हो। तो इसका मतलब ये जो 3000 और 4000 पोर्ट है ना, आपने इनके बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, जो इनके बीच में ट्रैफिक इन आउट हो रहा है, इसको आप क्या करना है, इसको आपने सिक्योर करना है। तो इसको हम कोरस की मदद से करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसके बारे में पढ़ लेना। इसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपली आपने कोरस को यहाँ पर रिक्वायर करना है। मैं बैकएंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है ऐप डॉट यूज़ कोरस को यहाँ पर कॉल करो। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर बाज़ाब्ता लिख भी सकते हो कि कौन से पोर्ट से मैं ट्रैफिक लूँगा और कौन से पोर्ट से मैं आप ट्रैफिक नहीं लूँगा। आप यानी कि इसका होता है उसको बोलते हैं कोरस पॉलिसी को सेट करना। आप यहाँ पर कोरस पॉलिसी को सेट कर सकते हो। आप इसको बोल सकते हो कि मुझे कौन से पोर्ट से ट्रैफिक चाहिए, कौन से पोर्ट से मैं ट्रैफिक लूँगा और कौन से पोर्ट से मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए। फिलहाल जब आप ऐसे कोर्स इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब है कि जितने भी फ्रंट एंड होंगे उन सारे फ्रंट एंड से ये बैक एंड ये ले सकता है, मतलब ट्रैफिक ले सकता है। यानी कि अभी मैंने इसमें वो सेटिंग्स की नहीं है, मैंने पॉलिसी को सेट नहीं किया, मैंने बस लिखा है ऐप डॉट यूज़ कोरस। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ठीक है आप भाई इनके पोर्ट का इंटरनल ट्रैफिक जो है ना उसको ओपन कर दो, पोर्ट के अंदर का जो इंटरनल ट्रैफिक है उसको ओपन कर दो बाय यूजिंग कोरस पॉलिसी, ठीक है। तो ठीक है, कोरस पॉलिसी का इस्तेमाल हमने किया, इसके बगैर आपका फ्रंट एंड नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ हमारा जो यहाँ पर ये एरर है, ये आप जानते हो, इट्स मंगूस सर्वर सिलेक्शन एरर। तो वो हम ठीक करेंगे बाय यूजिंग आईपी एड्रेस। तो वो हम देख लेते हैं। तो ये पहले हम अच्छे से कर लेते हैं, तो बाद में हम रजिस्टर कर सकें। ठीक है, ये MongoDB और हम अभी अपने ही इस डेटाबेस में है, ठीक है। तो ऐड करंट आईपी एड्रेस, चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके दो प्रोजेक्ट्स अब ओपन है। अब इस वाले प्रोजेक्ट को आप ऐसे सेव मारो तो आप देखोगे ये रीस्टार्ट हो जाएगा, सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट 4000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड। आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, चलो हो गया। ओके, अब आप जाओ अपने इस वाले कोड में। अब क्योंकि कोरस पॉलिसी भी सेट करके हैं, हमें पता है कि दैट 3000 पोर्ट से हम 4000 पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रोग्राम डिफरेंट है, एक्सप्रेस अलग जगह है और वो अलग जगह, लेकिन अब अलग अलग क्या है इनके बीच में, 4000 एंड 3000 पोर्ट। अब हमें 3000 पोर्ट से 4000 पोर्ट को रिक्वेस्ट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। देखो रिक्वेस्ट करने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर वी कैन यूज़ फेच, ठीक है, फेच एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेच अगर आप यूज़ करते हो फेच, तो फेच जावास्क्रिप्ट का एक अपना इनबिल्ट है, इनबिल्ट फंक्शन फेच, ठीक है। लेकिन हम फेच यूज़ नहीं करेंगे, ओके। उसके कुछ रीजंस है, हम फेच को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इससे भी एक सिंपल चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है एक्सियोस। क्या है? एक्सियोस। तो हम लिखेंगे npm i एक्सियोस। अब देखो फेच तो जावास्क्रिप्ट की अपनी मतलब फंक्शन है, लेकिन एक्सियोस जो है ना उसको आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सियोस जो है वो हमें कहाँ से इंस्टॉल करनी पड़ेगी? npm से। तो एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है, आप देखो एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका। अब मैं यहाँ पर एक्सियोस जो है ना एक्सियोस से कॉल करता हूँ, ठीक है। देखते हैं किस पर कॉल करना है। तो हम लिखते हैं कांस्टेंट रेस्पॉन्स, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम रेस्पॉन्स कहाँ से लोगे, तुम रेस्पॉन्स ले लेना। अब देखो सबसे पहले एक्सियोस जो है ना इट्स अ प्रॉमिस बेस्ड, मतलब जिस तरह से फेच एपीआई प्रॉमिस बेस्ड है, इस तरह से है एक्सियोस भी प्रॉमिस बेस्ड है।
तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एक्सियोस जब आप इस्तेमाल करोगे, देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया खुद से, इंपोर्ट एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्या लिखोगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। तो इस एक्सियोस के अंदर मेथड है पोस्ट, आप इसको बोलो कि एक्सियोस डॉट पोस्ट करो। पहली चीज़ जो ये मांगेगा वो है यूआरएल, पहली चीज़ ये क्या मांगेगा, यूआरएल। तो पहली चीज़ इसने मांगला यूआरएल, और दूसरी चीज़ आपने इसको देना है डेटा, दूसरी जगह आपने देना है इसको फॉर्म डेटा। क्या देना है, अब फॉर्म डेटा, ये फॉर्म डेटा आप ऐसे लिखोगे फॉर्म डेटा, ठीक है। अब दोनों ही चीज़ें हमारे पास नहीं है फिलहाल, अभी तक हमने यूआरएल भी नहीं है और हाँ ना फॉर्म डेटा है। चेक करो, देखो फॉर्म डेटा कुछ भी नहीं है। आप याद करो जब आपने रजिस्टर, जब आपने यहाँ पर थंडर क्लाइंट पे रजिस्टर को प्रैक्टिस की थी, आप चेक करो, मैं यहाँ पर कलेक्शंस में जाता हूँ, और जब हमने इसको रजिस्टर को हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, तो रजिस्टर करने के लिए हम क्या भेज रहे थे, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या चीज़ें थी, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो फॉर्म डेटा यही होगा हमारा, ठीक है, और ये हमारा यूआरएल है, सही है ना। तो ये हमारा यूआरएल है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो इसको कैसे सेंड करना है, अब मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट फॉर्म डेटा, ऐसे लिखूँगा मैं फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा जो है एक ऑब्जेक्ट होगी जिसके अंदर आप ऐसे बना लो यूज़र नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, वो तो है ना आपके पास यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, वो एम्प्टी है, हालांकि वो क्या है, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड एम्प्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एम्प्टी है, उनकी स्टेट एम्प्टी है, लेकिन जब यूज़र लिखेगा तब तो उसमें वैल्यू आ जाएंगे ना। तो फॉर्म डेटा, और हाँ यूज़र जब लिखेगा तभी तो उसके बाद सबमिट करेगा, और ये फंक्शन कब चलेगी, ये तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर चलती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लॉजिक लिख रहे हैं। तो फॉर्म डेटा आ गया, तो अब फॉर्म डेटा भी हो गया, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। देखो फॉर्म डेटा इज इक्वल टू यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। अब है यूआरएल, ठीक है, आप यहाँ पर यूआरएल भी मेंशन कर लो, आप इसको बता दो। अगर आप यहाँ पर इसको बनाओगे यूआरएल इज इक्वल टू, वो मैंने वहाँ से पेस्ट किया हुआ था। अब देखो मैं रिक्वेस्ट किसको कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ http localhost 4000/user/register, बाज़ाबिता उसी मतलब उसी यूआरएल को, लेकिन ये एक बैकएंड यूआरएल है, ठीक है, बिकॉज ये 4000 पोर्ट पे चल रहा है ना। और इस पर आपको पता है, इस पर आप कौन सी रिक्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, आप इसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, वो भी सही है, मैंने लिखा ना axios.post, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो भाई तुम ना एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर दो किसके ऊपर, इस यूआरएल पे, एंड ये फॉर्म डेटा साथ में ले जाना, ठीक है। और वट एवर जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स, मतलब जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो मुझे कंसोल कर देना फिलहाल। हाँ सही है ना, सेव कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पर लिखूँ, जैसे कि रजिस्टर कर दिया मैंने, ऐसे मैंने रजिस्टर कर दिया विदाउट डूइंग एनीथिंग, देखो मुझे रेस्पॉन्स आया वहाँ से, रेस्पॉन्स में मुझे आ रहा है डेटा, और मैसेज मुझे आ रही ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। वो कहाँ पे आपने लिखा, वो तो बैकएंड में हमने लिखा था, वो तो बैकएंड में हमने देखा था कि जब ये यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड नहीं होगा तो तुम बता देना ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब मुझे रेस्पॉन्स में डेटा नाम के फोल्डर के अंदर, डेटा नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज आ रही है, तो res.data.message, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक और चीज़ इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है रिएक्ट टोस्टिफाई। क्या नाम है, रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है, टोस्टिफाई, रिएक्ट टोस्टिफाई। तो रिएक्ट टोस्टिफाई, ये इंटरनेट गया आया, ठीक है। तो रिएक्ट टोस्टिफाई, ऐसे रिएक्ट टोस्टिफाई। अब देखो रिएक्ट टोस्टिफाई को यूज़ कैसे करना है, आप सबसे पहले ये कमांड चला लो, सही है, ये तो हम करते ही हैं। चलो यहाँ पर पेस्ट किया, नहीं ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, ओके मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, ठीक है। तो npm i react टोस्टिफाई को इंस्टॉल कर लिया। अब टोस्ट क्या है, देखो इससे आप नोटिफिकेशंस जो है ना, जो नोटिफिकेशन है बड़ी सुंदर तरीके से आप नोटिफिकेशन ला सकते हैं। तो ये हमने मान लो ऐसे कर दिया रिएक्ट टोस्टिफाई। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए इसकी जो ये CSS फाइल, देखो ये इंपोर्ट, ठीक है, आपको ये CSS फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हम मतलब पूरे ऐप पर ही टोस्टिफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये CSS फाइल में इंपोर्ट करूँगा, किधर, मैं इंडेक्स में कर दूँगा, या आप चाहो तो इंडेक्स में नहीं करना चाहते तो ऐप में कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी ऐप, सब ऐप जो है ना, ऐप में ही सारा चल रहा है, तो पेरेंट है ना सबका,
वैसे इंडेक्स भी सबका पेरेंट है, इंडेक्स तो ऐप का भी बाप है, सुपर पेरेंट नहीं ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट ही तो सुपर पेरेंट का होता है, ठीक है। चाइल्ड का ग्रैंड चाइल्ड होता है ना। तो ओके, तो चेक करो, ये मैंने इसकी CSS भी कॉपी कर ली। अब चेक, अब हो गया रिएक्ट होस्ट पे। पैकेज जेसन में चेक करते हैं एक बार, आ गया है, देखो हाँ आ गया है 10.0.6। इसको यूज़ कैसे करना है, हम एक काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको ऐसे टोस्ट। तो टोस्ट को जैसे आप ऐसे एंटर मारोगे तो देखो टोस्ट कहाँ से इंपोर्ट हो गया, रिएक्ट टोस्टिफाई। तो टोस्ट में क्या है, टोस्ट डॉट, उसमें बहुत सारी चीज़ें, लाइक इसमें एक मेथड है सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस। इसी तरह से इसमें एक चीज़ है टोस्ट डॉट एरर, क्या है, टोस्ट डॉट एरर। तो आप ऐसे लिखो टोस्ट डॉट एरर, हम इसको बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। दूसरा ये मैसेज हम इसको बोल रहे हैं कि तुम क्या करना, जो हम कंसोल कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, हम पूरे के पूरे रेस्पॉन्स को कंसोल कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ नहीं, तुम टोस्ट डॉट एरर में क्या दिखाओगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमें एक टोस्ट कंटेनर चाहिए, तो आपने एक टोस्ट कंटेनर भी चाहिए, तो हमने लिखना है यहाँ पर टोस्ट कंटेनर, ठीक है। तो आपने ऐसे टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट किया, मगर ऑब्वियसली ये एरर देगा, बिकॉज रिटर्न आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, इधर यू कैन रिटर्न ए टोस्ट कंटेनर या आप रिटर्न कर सकते हो div। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक JSX फ्रेगमेंट बनाया, एक एम्प्टी टैग, और ऐसे लगा दूंगा, चल जाएगा ना ऐसे भी। तो बिकॉज इसको हम क्या बोलते हैं, JSX फ्रेगमेंट है ना, JSX फ्रेगमेंट। तो JSX फ्रेगमेंट मैंने टोस्ट कंटेनर और div, एक टोस्ट कंटेनर और एक div। अब चेक करो ये टोस्ट कंटेनर कहाँ से आ रहा है, देखो टोस्ट कंटेनर इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। तो दो चीज़ें मैंने रिएक्ट टोस्टिफाई से इंपोर्ट की, एक तो टोस्ट और दूसरा टोस्ट कंटेनर। टोस्ट कंटेनर क्या है, जहाँ पे वो रिएक्ट मतलब वो मैसेज दिखेगा, वो है टोस्ट कंटेनर। और टोस्ट क्या है, टोस्ट खुद एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक मेथड है, क्या बोलते हैं उसको मेथड को, टोस्ट डॉट एरर, ठीक है। अगर ये कैच ब्लॉक ही बैठ जाए, चलो वो तो सही है कि एरर में इंसान एरर देख लेगा, लेकिन ये किन के लिए है, ये तो डेवलपर के लिए है। मतलब वो बंदा क्या दिखेगा, बंदा देखेगा टोस्ट डॉट एरर, यानी कि जो वेबसाइट यूज़ कर रहा होगा वो देखेगा सर्वर एरर, ठीक है। ऐसे हमने उसको लिखा, हार्ड कोडेड मैसेज हमने भेज दी इसको सर्वर एरर, ठीक है। यानी कि इनकेस अगर ये पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक बैठ गया तो तुम दिखाना सर्वर एरर। तो मैं ये मैसेज भी आपको दिखाऊंगा ये कब आएंगी। चलो पहले चेक करते हैं, चलो आपकी बार फिर से रजिस्टर करते हैं। देखो भाई ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। ये है टोस्ट कंटेनर, ये है टोस्ट कंटेनर। इसमें CSS VSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। आपने CSS कहाँ से लाई, CSS कहाँ से लाई, इम्पोर्ट किया, टोस्ट कंटेनर भी इंपोर्ट किया। अब ये मैसेज जो है ये टोस्ट कंटेनर में ही दिख रही, इसकी CSS कहाँ से आ रही हैं, वो इंपोर्ट करके हैं, तो ये टोस्ट कंटेनर हो गया। बताओ क्या मैसेज हम तो सेंड कर रहे हैं ना वहीं से। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चेक करो। अब ये तो फिलहाल हमें मैसेज आ गई बिकॉज ये एक एरर मैसेज है, ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। लेकिन क्या हुआ कि अगर मैंने ये दे दिया तो उस केस में ये उस वक्त में सक्सेस मैसेज भी आए नहीं, तो हमें यहाँ पर इफ कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। पहले हम रेस्पॉन्स में देख लेते हैं, रेस्पॉन्स में क्या है। देखो रेस्पॉन्स में अभी डेटा नाम के फोल्डर में मैसेज है ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। अभी वहाँ से सर्वर एरर मैसेज तो नहीं आ रहा, वहाँ से ऑल क्रेडेंशियल्स है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे, इफ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इफ रेस डॉट डेटा डॉट स्टेटस। अगर हालांकि इसमें भी अगर आप देखोगे स्टेटस कोड यहाँ पर भी कितना है 200, इसका मतलब ये भी स्टेटस कोड 200 ही है क्योंकि सर्वर से कोई एरर नहीं आया, ठीक है। ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड के टाइम पे आपको 400 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट्स अ बैड रिक्वेस्ट। आप यूज़र जो है ना विदाउट राइटिंग एनीथिंग रजिस्टर कर रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। आप ऐसे लिख सकते हो, इफ रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। अगर रेस्पॉन्स से डेटा की मैसेज जो है वो है इक्वल टू क्या, इसमें हम बैकएंड में जाएंगे, पहले बैकएंड में चेक करेंगे हमने क्या लिखा था वहाँ पर। तो रजिस्टर हैंडलर में हमने क्या भेजा है, देखो रजिस्टर हैंडलर में आपने भेजा है इसको यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। हालांकि इस केस में आपने कोई स्टेटस कोड इसको नहीं भेजे थे क्योंकि हमने सबसे पहले वाला हैंडलर लिखा है। स्टेटस कोड लिखना हमने फिर दूसरे हैंडलर से शुरू किया है शायद, है ना। तो इसीलिए इसमें आप देखो इसमें स्टेटस कोड्स नहीं है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये सबको 200 ही भेज रहा है सिर्फ। और हाँ देखो इसके कैच में भी आप कुछ नहीं भेज रहे,
कैच में भी आप इसमें सर्वर एरर नहीं भेज रहे हो। तो यूज़र ये जो रजिस्टर हैंडलर है ना, ये हमने सबसे पहले बनाया हुआ था, इसमें हमने वो स्टेटस कोड्स नहीं भेजे थे और हमने इसमें कैच के टाइम पे भी कुछ नहीं भेजा है, तो इसमें कोई मसला नहीं। हम क्या करेंगे, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब हमें अभी ये मैसेज आ रही है ना। देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि देखो अगर मैसेज ये होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, अगर मैसेज यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली होगा, ये कहाँ गया हमारा, अगर रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज होगा ये, ठीक है, इफ रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज इज इक्वल टू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो तुम भी यही करना, लेकिन बोलना टोस्ट डॉट सक्सेस में, टोस्ट डॉट सक्सेस में दिखाना, टोस्ट डॉट सक्सेस में यही दिखा लो। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसको बोलो कि रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज ही दिखा लो ऐसे, या आप खुद से बाय डिफॉल्ट करके कुछ लिखो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज आप इसको ऊपर लिख रहे हो ना कि अगर रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली है तो वही दिखाना, टोस्ट डॉट सक्सेस ही दिखाना। एल्स के टाइम पे आप क्या करोगे, एल्स के टाइम पे आप इसको बोलना, फिर एल्स के टाइम पे ऐसे कर देना, यानी कि मैसेजेस ही शो करनी, वही जो रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में जो मैं, लेकिन दिखाना किस में, एरर में, ठीक है। अब ये खुद से मतलब देख लेगा। और हाँ, इसमें भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो कि टोस्ट डॉट एरर सर्वर एरर, ये मैंने इसको बोलते हैं जेनेरिक एरर, ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया सर्वर एरर, हालांकि मैं देख सकता था तो मैं वहाँ बैकएंड से भी ला सकता था, लेकिन वैसे भी वो चीज़ हो गई। पता है क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ सक्सेस कब चलेगा, जब वो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली के, बाकी टाइम पे सब जगह पे वो लाल लाल में आएगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम यूजर नेम लिखते हैं, लाइक अगर मैं यूजर नेम लिखूं इरफान यूसुफ, ठीक है, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे देखो यूजर नेम, इसको भी मैं फॉर ये कर देता हूँ इरफान यूसुफ, और ईमेल दिया मैंने इरफान यूसुफ 33@gmail.com, पासवर्ड दे रहा हूँ 12345। अब रूल के हिसाब से ये तो बंदा है वहां पर, क्योंकि ये हमने रजिस्टर किया है थ्रू थंडर क्लाइंट। अगर मैं इसको रजिस्टर करूं तो बोल रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये कहां से ये मैसेज आया, ये बैकएंड से आ रहा है डायरेक्ट, लेकिन दिखा रहा है रेड में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अब यहाँ पर लिखूं 33 की जगह पे अगर हम लिखें 34, रजिस्टर करते हैं तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो ग्रीन में आ गया मैसेज। इन केस अगर सर्वर एरर भी आएगा वो भी रेड में ही आएगा, ठीक है ना। चाहे अब आपने, चाहे ये कैच ब्लॉक चले या चाहे वो बैकएंड का कैच ब्लॉक चले, क्योंकि आप वहां पर भी वैलिडेशंस करोगे ना, तो वो भी तो इसके एल्स ब्लॉक में ही चलेंगी ना। तो इससे जो है ना आपका जो रजिस्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब चेक करो, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पर। ये फिलहाल आपको रेस्पॉन्सेज भी आ गए, देखो 2 रेस्पॉन्सेज हमें आ गए। एक रेस्पॉन्स में डेटा के अंदर जो मैसेज थी वो थी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टेस, और दूसरे में था यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ पर नेटवर्क में देखो, ठीक है, नेटवर्क में चेक करो, नेटवर्क दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, ओके देखो आप, मैं इसको जो है इसको इनको यहाँ पर मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से एक देखो रजिस्टर जो है ना, रजिस्टर जब आप रजिस्टर पर ऐसे क्लिक करते हो ना, ये एक रिक्वेस्ट होती है, देखो है स्टेटस क्या आया 200, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, फेच XHR, इसको हम बोलते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट। चेक करो, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये दिखा रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, लेकिन हेडर ये किस पे जा रही है, लोकल होस्ट 4000 यूजर स्लैश रजिस्टर पे। रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, स्टेटस कोड क्या है, इसी तरह से रिमोट एड्रेस क्या है 4000 पोर्ट, हाँ। रेफरल पॉलिसी क्या है, स्ट्रिक्ट ऑरिजिन व्हेन क्रॉस ऑरिजिन, स्ट्रिक्ट ऑरिजिन व्हेन क्रॉस ऑरिजिन, इसका मतलब सिर्फ 3000 से 4000 तक का ही इनको फासला नापना है, उससे ज़्यादा इनको अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी फिर इसके रिलेटेड और भी कुछ जानकारी, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से है 3000, इसका होस्ट कौन है, इसका 4000, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। पेलोड आपने क्या भेजा था यहाँ से, पेलोड जो आपने रिक्वेस्ट पेलोड क्या था जो आपने यहाँ से भेजा, एंड वही तो उस बैकएंड एक्सप्रेस ने रिक्वेस्ट की तरह लिया था, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, वो भी कर रहा है ना यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड मुझे दे दो रिक्वेस्ट में, है ना, वो बोल रहा है कि मुझे रिक्वेस्ट में दे दो, और वो वहाँ से क्या भेज रहा है, रेस्पॉन्स, और वो रेस्पॉन्स का मैसेज हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कहाँ पे, फ्रंट एंड पे। तो इस तरह से आपका जो बैक एंड फ्रंट एंड है उसमें ये रजिस्टर जो है, आप देखो इसी तरह से लॉग इन पेज बनेगा, इसी तरह से सारी चीज पेजेस बनेंगे। लेकिन आप फ्रंट एंड से बैक एंड के एपीएस को कॉल कैसे करोगे, बाय यूजिंग Axios। Axios में मेथड है Axios.post, दूसरा मेथड इसके अंदर Axios.get।
अगर आपने गेट रिक्वेस्ट करनी हो। अगर पुट रिक्वेस्ट करनी हो तो एक्सियोस डॉट पुट, और अगर डिलीट करना हो तो एक्सियोस डॉट डिलीट। ठीक है, और वही चीजें भेजनी है जो वहां से बैकएंड एक्सपेक्ट करता हो। अभी लॉगिन के टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बैकएंड को? ईमेल और पासवर्ड खाली। रजिस्टर के टाइम पे क्या था? रजिस्टर के टाइम पे था यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अगर इनमें से कोई भी एक चीज छूट गई तो वहां पर बैकएंड पे वैलिडेशंस है, वो वहां पर उसी के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देगा। इनकेस अगर आपने यूजर नेम नहीं भेजा होता, अगर चलो यहाँ पर मैं पासवर्ड नहीं भेजता, ठीक है, मैं पासवर्ड नहीं भेजता, मैं ऐसे रजिस्टर करता, तो ये बोलता ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। आप विदाउट पासवर्ड कैसे रजिस्टर करोगे, है ना? ओके, ये बोल रहा है ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। इन केस अगर मैंने सारे क्रेडेंशियल्स दिए भी होते, फिर दूसरी वैलिडेशन किस पर होगी? क्या ये मेल पहले से है, रजिस्टर कर रहा हूँ, बोल रहा है ये तो पहले से बंदा है। अब आप यहाँ पर मेल क्या करोगे? चेंज। जब चेंज करोगे तो बोलेगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अगर मैं 35 दबा दिया, रजिस्टर कर देंगे, तो यहाँ पर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और देखो ये क्या है, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट्स है, फेच XHR रिक्वेस्ट्स। ठीक है, आप देखो रजिस्टर, इस टाइम पे रेस्पॉन्सेज देखो, यहाँ पर ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, और यहाँ पर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से ये काम करता है। आया आपको समझ? अब ये सारा का सारा लॉजिक जो है, जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर लॉजिक मैंने लिखा, ये यहाँ पर अगर ये कैच ब्लॉक बैठ गया तो ये इसका सर्वर एरर है। समझ गए आप? यानी कि अगर ये कैच ब्लॉक, अगर इस पूरे ट्राई, देखो ये कैसे चलेगा, मैं आपको इस तरह से समझाऊं। मान लो आपके पास बैकएंड सर्वर ही नहीं है, बगैर बैकएंड सर्वर ही बंद, RS, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। अब क्या इस पर रिक्वेस्ट जा सकती है? नहीं। तो उस केस में ऑब्वियसली जब ये ट्राई ब्लॉक बैठेगा, इसको बैकएंड से क्या आएगा? कुछ नहीं। तो उसके बाद ये कैच ब्लॉक चलेगा। तो इसको जरूरत नहीं है वहां से मैसेज लाना, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन पीस है। ये कैच ब्लॉक बैकएंड पर डिपेंड नहीं करता। ये कैच ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर ये ट्राई बैठ गया, यानी कि अगर ये इस URL पर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं कर पाया, इस URL पे, तो उस केस में ये कैच ब्लॉक चलेगा। तो क्या यहां पर मुझे लिखना चाहिए था toast.error response.data.message? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर ही नहीं है, बैकएंड सर्वर ही बंद है। तो इस केस में देखो, अभी इस केस में अगर मैं इसको रजिस्टर करूं, अगर मैं रजिस्टर करूं, ये क्या दिखा रहा है? सर्वर एरर। हालांकि सर्वर है ही नहीं, सर्वर को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो पूरा ही बंद कर लो, मैंने कोड ही बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाली ऐप तब भी चलेगी, सर्वर एरर, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है बैकएंड पर। सर्वर एरर, इस पे आप ऐसे लिख सकते हो, सर्वर एरर ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो ये मत, ये वाली मैसेज कहाँ से आ रही हैं? तो जब मैं कुछ लिखता हूँ ना, तो मैंने वो सोच के लिखा होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि मैं क्या, कहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, अब यही मैसेज आएगा, रजिस्टर, चेक करो, सर्वर एरर ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब अभी बैकएंड सर्वर पे कुछ काम चल रहा है, बैकएंड सर्वर डिप्लॉय में है, वो डेवलपमेंट में है, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो ये इसका मतलब ये पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक ही फेल हो गया। ठीक है, अब अगर ये ट्राई ब्लॉक फेल नहीं होता, वो किस केस में नहीं होगा? अगर ये exuse.post request हो जाए। और ये भी देखो, ये exuse.post request किस में है? ये exuse.post request किस में है? ये await में है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो वहां से जो, जब ये हो जाता है, जब रेस्पॉन्स कुछ रिटर्न करता है, एक तो वो रेस्पॉन्स को हम कंसोल भी करते हैं खुद के देखने के लिए, आप चाहो तो कंसोल को हटा दो, फिर आप इसको बोलते हो कि देखो response.data.message अगर ये होगी तो ये करना। एल्स में क्या क्या आ सकता है? एल्स में आ सकता है कुछ भी, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली के बगैर, उसमें सारी मैसेज आएंगी, और वो सारी की सारी किस में आएंगी? toast.error में। और नोटिफिकेशन का मसला हमने सॉल्व कर दिया किससे? आज हमने 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, कौन कौन सी? Axios भी किया और Toastify भी किया। और हाँ देखो, ये वेब वाइटल्स, ये हमें नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ, इससे हमारा जो है प्रोजेक्ट बॉग डाउन होगा, तो इससे हम इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखो मैंने package.json से रिमूव कर दिया ना इनको, एक बार यहाँ पर कर लेना npm i, क्या कर लेना? npm i। तो ये जितनी भी डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ से हटा दी वो अनइंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो हो गया। देखो क्या दिखा रहा है? रिमूव्ड 46 पैकेज, इसका मतलब नोड मॉड्यूल से 46 फोल्डर्स खत्म हो गए, रिमूव। ये npm का एरर है कि बोल रहा है कि जो जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, उसमें 8 वल्नरेबिलिटीज़ है।
तो इनके बारे में हम लास्ट में देखेंगे कि वल्नरेबिलिटीज़ कैसे ठीक करनी होती है। ये सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, ये इन लाइब्रेरीज जो लाइब्रेरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन लाइब्रेरीज की जो सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, जो उसमें फिर वो लाइब्रेरी इस्तेमाल हो, उनके अंदर कुछ इशू है, हमारे कोड में इशू नहीं है। इट इज़ मतलब ये आप देखो ये एनपीएम के अंदर इशू है, ये खुद से रिजॉल्व करते हैं एनपीएम वाले, हमें इसके ऊपर कोई, हमारा ये है, ये टर्मिनल हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है वेब पैक कंपाइलर सक्सेसफुली, हमें वार्निंग्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये पैकेजेशन मैंने बंद कर लिया, ठीक है। तो इट मीन्स जो अब हम रिक्वेस्ट्स भेजते थे थंडर क्लाइंट से, अब हम वही रिक्वेस्ट्स कहाँ से भेजेंगे, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या बच जाएगा, नेक्स्ट काम हमारा बच जाएगा कि दैट हमें एक सुंदर सा रजिस्टर फॉर्म बनाना है बाय यूजिंग CSS, है ना। बाय यूजिंग CSS HTML CSS आपको एक अच्छा सा फॉर्म बना, रजिस्टर हो गया, है ना, रजिस्टर तो हो रहा है। बस इसी को आप एक अच्छा सा लिखो, रजिस्टर विद आस यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड अच्छे से बना के, नीचे रजिस्टर बटन को भी थोड़ा सा CSS लिख के आप इसको अच्छा बना सकते हो, ठीक है। बाद में फिर क्या होगा, इफ़ यू आर ऑलरेडी एन यूज़र, अगर आप पहले से यूज़र हो तो जाओ लॉगिन कर लो, तो लॉगिन में भी फॉर्म निकलेगा, लेकिन उसमें 2 ही चीज़ें होंगी, ईमेल एंड पासवर्ड, वो भी क्या, ईमेल एंड पासवर्ड। तो उसमें भी क्या होगा, वो भी फिर एक तरह से आप ऐसे समझ लो, एक कंपोनेंट आपको बनाना है। आप घर पर इसको ट्राई करोगे आज, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक नई फाइल बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे login.jsx, ठीक है, login.jsx, और यहाँ पर भी क्या करेंगे हम RFCE, और फिर यहाँ पर लॉगिन लिखो। अब उसमें क्या क्या होगा, यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करोगे, ऑन चेंज फंक्शंस का इस्तेमाल करोगे, बराबर हूबहू सेम बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई चेंज नहीं होगी। एक ही जगह पर चेंज होगा, वो ये होगा, एक तो ये राउट नहीं है, राउट है user/login, है ना, वो आपको पता है ना कि थंडर क्लाइंट में भी हमने लॉगिन का राउट डिफरेंट है। और दूसरा क्या चेंज करना है, हाँ, वहां पर मैसेज देखनी है कि बैकएंड में क्या मैसेज होगा, वहां पर मैसेज होगा लॉगिन सक्सेसफुल, हाँ, सब कुछ करना है। जितनी भी 8 कंट्रोलर्स आपने बनाई ना कहाँ पे, बैकएंड में, उनका फ्रंट एंड बनाना है, ठीक है। आपने क्या क्या बनाया, फॉरगेट बनाया, डिलीट बनाया, तो सेटिंग्स, ये चेंज पासवर्ड बनाया हमने, और क्या बनाया, रीसेट पासवर्ड लिंक भी हमने बनाई, वो रीसेट पासवर्ड लिंक तो मेल से चलती है ना। तो ये सब कुछ जो है ना, ये यहाँ पर आप बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करोगे, लेकिन कहाँ पे, आप लॉगिन में, ठीक है। आया समझ, इसमें कोई मतलब कोई इसमें रह गया कुछ जो बोलने लायक है, इसमें कुछ नहीं है, बस toast.success एरर, इसको भी समझ लेना। टोस्टिफाई के बारे में और भी अगर आप मतलब जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये मैसेज साइड में क्यों आ रही है, बीच में आनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देख लेना, ठीक है। ये देखो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक करो, अगर आप टॉप राइट कॉर्नर पर दिखाना चाहते हो, देखो शो टोस्ट, तो ऐसे दिखा रहा है, लेकिन आप टॉप सेंटर पे भी देख लो कितना अच्छा आता है, ऐसे। अगर आप ऐसे रखना चाहते हो, हमें कुछ नहीं करना, बस टोस्ट कंटेनर की पोजीशन ठीक करनी है। देखो टोस्ट कंटेनर की पोजीशन, टोस्ट कंटेनर का पोजीशन एट्रीब्यूट में क्या लिखना है, टॉप सेंटर, स्पेलिंग परफेक्ट लिख लेना, तो आप देखेंगे कि जो आपका जो ये टोस्ट है ना, कहाँ गया ये, जो मतलब अगर मैं रजिस्टर कर दूं, ठीक है, तो ये दिखा रहा है, ये यहाँ पर किस चीज़ से एरर है, ये रिलोड क्यों हो रहा है, कंटिन्यूस रिलोड्स, कुछ किया मैंने गड़बड़। ठीक, सही है। अब देखो रजिस्टर आ गया, सम एरर, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, तो बीच में आ गया। तो मैंने सिर्फ इसके पोजीशन एट्रीब्यूट को चेंज किया, टॉप सेंटर। इसी तरह से आप इसमें और भी कुछ एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो, लाइक ऑटो क्लोज 5000, ऑटो क्लोज 5000 का मतलब है 5 सेकंड के बाद खुद से बंद होगा, आप 3000 रख लो। हाइड प्रोग्रेस बार, हाँ, ये चीज़ें आप इसमें, ये चीज़ें प्रॉप्स है, इसमें टोस्ट कंटेनर के प्रॉप्स है ये। और आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो बात, देखो टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट भी होता है, और टाइप है सक्सेस, थीम है डार्क, ठीक है। ऑटो क्लोज को आप यहीं पे सेट कर लो, ट्रांजिशन रख लो आप स्लाइड, जूम रख लो, चलो जूम, ठीक है, प्रोग्रेस लिमिट, सब कुछ सेट कर लो। शो टोस्ट देखेगा ऐसे, देखो, ठीक है, वाव सो इजी। प्रॉमिस, अच्छा ये भी आप कर सकते हो, प्रॉमिस पेंडिंग, अगर आपको नोटिफिकेशन दिखानी, अपडेट, ठीक है। देखो प्रॉमिस के 2 चीज़ें हैं, प्रॉमिस पेंडिंग, जब प्रॉमिस कंप्लीट होगा, प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जब कोई रजिस्टर करता है ना क्लिक, तो आप उसको दिखा सकते हो, ऊपर गोल गोल घूम रहा है, हो रहा है,
फिर जब हो जाएगा तो बोलेगा हाँ भाई यूज़र हो गया। तो ये भी कर सकते हो आप, अपडेट क्लियर ऑल रीसेट। अच्छा ये इन्हीं का है, ये इसका है, अपडेट क्लियर ऑल रीसेट, प्रॉमिस और शो टोस्ट। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट है अपना, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अपना। लेकिन आप इसमें यहाँ पर चेंजेस करके, चेंजेस हो गई, चेंजेस होने के बाद बस यही उठा लेना, ठीक है, इसको, ये टोस्ट इमिटर इसको उठा लेना, यही डाल देना कहाँ पर, अपने इसमें क्या बोलते हैं उसको, टोस्ट कंटेनर की जगह पे, ठीक है, टोस्ट कंटेनर की जगह पर आप ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। चलो ये सही है।